नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये कहा जाता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब चौथा विश्व युद्ध होगा, तो वो लाठी और भाटे से लड़ा जाएगा। यानी मतलब साफ था कि तीसरे विश्व युद्ध में इतनी तबाही होगी, न्यूक्लियर वेपन्स का या अन्य जो हथियार हैं, उनका इतना इस्तेमाल होगा कि पूरी मानवता जो है, वो संकट में आ जाएगी, पूरी दुनिया जो है, वो तबाह होने की स्थिति में आ जाएगी। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर्स में बहुत महत्वपूर्ण जो मैगज़ीन्स हैं, उनमें या इंटरनेट पर लगातार छाया हुआ है। बहुत बड़े-बड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट रहे हैं, उनके द्वारा लगातार इस विषय पर अपने बयान या अपने तर्क जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हालाँकि आज का जो वीडियो है, इसमें हम उन सभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे जो भू-राजनीतिक मुद्दे हैं, भू-सामरिक मुद्दे हैं या ऐसे कुछ गठबंधन हैं, जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि विश्व में हो सकता है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। फिर भी मेरी ये कामना होगी, मेरी प्रार्थना होगी ईश्वर से कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति जो कि पूरी मानवता को संकट में डाले, पूरी दुनिया को संकट में डाले, वो स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस हम ये बात करने जा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, एक मैप हमने लिया है और इसमें कुछ जो वर्ल्ड के मेजर एरिया जहाँ पर इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ईरान या मिडिल ईस्ट का एरिया हो, मध्य पूर्व का और ईरान का एरिया, और चाहे वो रशिया और यूक्रेन का संघर्ष है जो 3 साल से लगातार चल रहा है, नॉर्थ कोरिया की उसमें बात हो, उत्तरी कोरिया का जहाँ लगातार विभिन्न प्रकार के जो है हथियारों का परीक्षण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बयान वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, या चीन और ताइवान का संघर्ष है। और ये चीज़ केवल यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि अन्य कई और भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं ग्लोबल रूप में देखे जा रहे हैं, और ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में यहाँ से तीसरे विश्व युद्ध की संभावना प्रस्तुत हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स हमने ली है, उस पर हम बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा हम ये जान लें कि ये चीज़ें क्यों प्रस्तुत हो रही हैं। देखिए 91 में जब कोल्ड वॉर का समापन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत हुआ। यूएसए की हेजेमनी या अमेरिका की प्रधानता का वो एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, वो डेवलपमेंट उसका प्रारंभ हुआ था और लगभग 1 दशक तो वो व्यवस्था देखी गई। लेकिन उसके बाद वर्ष 2000 से एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रस्तुत होने लगी, बहुपक्षवाद दिखाई दिया और विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी स्तर पर कई सारे जो डायमेंशंस हैं वो क्रिएट होने लगे। बहुत सारे जो संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन, अंतर सरकारी संगठन, ये प्रस्तुत होने लगे। ना केवल सॉवरिन नेशन स्टेट जो संप्रभु राष्ट्र राज्य होते हैं, ना केवल वो, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर यानी जो गैर राज्यकर्ता हैं, उनका भी महत्व दिखाई दे रहा है। गैर राज्यकर्ता का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे संस्थान, ऐसे संगठन जो एक से अधिक देशों में जिनका विस्तार होता है, प्रभाव होता है, और जो राष्ट्रों की घरेलू नीतियों को, उनकी सुरक्षा नीतियों को, उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया करते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक वित्तीय संस्थान है, चाहे वो आईएमएफ है या विश्व बैंक है, या व्यापारिक जो बहुपक्षीय संस्था है डब्ल्यूटीओ, उसको हम ले लेते हैं, या वैश्विक जो सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी हम उसमें ले लिया करते हैं। फिर 2020 का दौर आया जब कोविड की व्यवस्था देखी गई और एक व्यवस्था उस समय हुई कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उस महामारी के कारण बिल्कुल ठप सी हो गई, और फिर लगातार मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष है और उससे पहले रशिया और यूक्रेन का संघर्ष, यानी पिछले 5 वर्षों में कोविड और कोविड के कारण विश्व व्यवस्था में जो आर्थिक प्रकार के संकट, एक आर्थिक प्रकार की मंदी, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध, और उस युद्ध में भारी मात्रा में जो सैन्य साज सामान पर खर्च होना, यूरोप का उस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल होना यूक्रेन की सहायता के लिए नाटो के माध्यम से, अमेरिका के द्वारा भारी मात्रा में उसमें सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करना, और दूसरी तरफ यूरेशिया में रशिया के माध्यम से भारी मात्रा में अपने आप को उस युद्ध में नियोजित करना, रशिया और चाइना का एक गठबंधन वहां पर क्रिएट होना। फिर इसी दौर में बहुत सारे अन्य संगठन बनते हुए दिखाई दिए, जैसे शंघाई सहयोग संगठन है, जहां जो सेंट्रल एशिया है और साउथ एशिया और वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, यूरेशिया का जो संदर्भ है, इनको लिया गया। फिर ब्रिक्स को हमने देखा, जिसने अमेरिका के एक विकल्प के रूप में या डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाने के लगातार प्रयास कर रहा है, उसका एक्सपांशन भी हम देख रहे हैं। या इंडो पैसिफिक कूटनीति का हमने संदर्भ देखा, हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा का हमने संदर्भ देखा, चीन के विस्तारवाद को रोकने के, या दक्षिण चीन सागर में उसके द्वारा जो लगातार अपना विस्तारवाद प्रस्तुत किया जाता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई जो प्रोजेक्ट है, उसको लगातार वो वहां प्रस्तुत करता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने की अपनी उस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रस्तुत करता है। उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए वहां अमेरिका के नेतृत्व में एक इंडो पैसिफिक कूटनीति प्रस्तुत होती है, जिसमें भारत भी शामिल होता है, जापान भी शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है, क्वाड संगठन बनता है, ऑकस गठबंधन बनता है। तो ये विश्व में एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है क्रिएट हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट हमेशा से संघर्ष का क्षेत्र रहा है, चाहे वो ईरान वहां पर महत्वपूर्ण स्थिति में हो, इराक की महत्वपूर्ण स्थिति रही हो, सऊदी अरब का संदर्भ वहां पर रहा हो, सीरिया का संदर्भ रहा हो, और या इजराइल फिलिस्तीन का वहां विवाद रहा हो,
और अभी 2023 से इजराइल और हमास के मध्य का जो संघर्ष है, फिर ईरान की उसमें एंट्री, या लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जो संदर्भ है उसकी वहां एंट्री, या फिर वहां पर यमन का जो रोल है, ये सारे के सारे कुछ ऐसे सिनेरियो जो हैं जनरेट हुए हैं जिससे महसूस होता है कि विश्व व्यवस्था निश्चित रूप से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर चूंकि शांति के आधार पर क्रिएट नहीं हो रहा, देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर शांति के आधार पर क्रिएट होता तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज है उस पर चर्चा नहीं होती। हम ये कहते हैं कि विश्व जो है एक न्यू प्रकार के वर्ल्ड ऑर्डर में, नई प्रकार की विश्व व्यवस्था में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि विश्व में लगातार इस प्रकार के ग्लोबल टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, लगातार इस प्रकार के मिलिट्री अलायंस बन रहे हैं, लगातार इस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही है। अमेरिका में अभी जो नए नेतृत्व आए डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा लगातार जो है अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको लेकर यूरोप के संदर्भ में, नाटो के संदर्भ में, यूक्रेन के संदर्भ में, रशिया के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में, या विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में टैरिफ की जो नीतियां हैं वो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात वो कहते हैं, पनामा नहर का जो नियंत्रण है वो हमारे पास आना चाहिए, ये वो बात कहते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब हम अध्ययन करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिहाज से और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हम उसकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो संघर्ष हैं वही कालांतर में बड़े संघर्ष का रूप लेते हैं। पृष्ठभूमि उनकी काफी वर्षों से बनती रहती है और अचानक किसी प्रकार की कोई एक स्पार्क होता है, एक चिंगारी होती है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम जब बात करते हैं तो वहां पोलैंड पर जब जर्मनी ने हमला किया सितंबर 1939 में, और उसने जो है एक चिंगारी वहां प्रस्तुत की और उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर का संदर्भ प्रस्तुत किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम कुछ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वैसे मैंने जो समझाने का प्रयास किया इससे थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो बना होगा मस्तिष्क में कि जिस प्रकार का संदर्भ पिछले 5 वर्षों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। यद्यपि 21वीं सदी के प्रारंभ से जब विश्व बहुद्वीपीय विश्व व्यवस्था के रूप में आकार ले रहा था, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी और अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर, करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, ये स्थितियां जब देखी जा रही थी, वहां से निश्चित रूप से एक ग्लोबली टेंशन जो है वो दिखाई दी है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से कोविड के बाद की जो व्यवस्थाएं हैं, रशिया यूक्रेन का जो संघर्ष है, मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष है, या अमेरिका में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, नए प्रकार के शक्ति संतुलन की जो एक आकांक्षा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बहुत संभव है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अपनी दस्तक दे, और यदि वो होता है तो निश्चित रूप से वो बहुत भयानक स्थिति में होगा। इसलिए मैंने कामना की कि ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा स्लाइड्स पे देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा विश्व जो है वो एक संभावित वैश्विक युद्ध है, पॉसिबल है अभी क्योंकि क्रिएट हुआ नहीं है। हालांकि कई जगह आने लगा है कि छद्म रूप में जो है ये विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ये एक संभावित वैश्विक युद्ध है। हालांकि देखिए तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो ये तो हम जानते हैं कि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कोई भी राष्ट्र अपने लेवल पर नहीं करता है। हाँ, यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यूएन है वो ये कह सकता है आधिकारिक रूप से बयान जारी करके कि विश्व जो है विश्व युद्ध की स्थिति में प्रस्तुत हो गया है और राष्ट्रों को जो है विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय, कूटनीतिक उपाय करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और धार्मिक कारणों से हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं इस समय। नॉन स्टेट एक्टर में जो धार्मिक कट्टरता पंथ या चरम पंथ पर या अतिवादिता पर आधारित या और आतंकवादी प्रकार के जो संगठन हैं, चाहे वो तालिबान की पुनर्वापसी हुई अफगानिस्तान में, या मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का ISIS का जो खतरा है, या हक्कानी नेटवर्क की बात होती है, तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में, और वो राष्ट्रों को लगातार जो है थ्रेट दे रहे हैं, राष्ट्रों को लगातार वो जो है उनकी डिफेंस को, उनकी सुरक्षा जो उपाय हैं उनको लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ये युद्ध परंपरागत लड़ाई के अलावा साइबर युद्ध, चूंकि टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है तो निश्चित रूप से साइबर, स्पेस टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी, अभी हम देख रहे हैं लगातार AI को लेकर न्यूज़पेपर में आप भी पढ़ रहे होंगे, लगातार हम अपने पढ़ने पढ़ाने में, इवन ये जो स्लाइड्स बनती है इनमें भी हम उनका यूज कर रहे हैं। तो अच्छे कार्यों में तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक कार्यों में भी यूज लिए जा रहे हैं, लिए जा सकते हैं। तो परमाणु युद्ध, जैविक युद्ध, एक हम शब्द पढ़ते हैं WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक शब्द पढ़ा करते हैं, सामूहिक महाविनाश के हथियार, जिसमें परमाणुविक हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों का हम संदर्भ लेते हैं। तो ये तो एक शब्दावली चलती थी जिससे सामूहिक एक विनाश होता है सैनिकों का भी और नागरिकों का भी। लेकिन अब तो स्थिति जो है साइबर की या डिजिटल की या जो AI टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो बहुत सारे जो विनाश की जो एक स्थिति है वो बहुत व्यापक हो सकती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमलों पर भी निर्भर हो सकता है। फिर तीसरे विश्व युद्ध के संभावित कारणों पे हम जब बात करते हैं तो भू राजनीतिक कारण, जियोपॉलिटिकल इशू, मैंने कल भी अपने कोल्ड वॉर वाले जो वीडियो था उसमें बात की थी। आने वाले दिनों में मैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। तो भू राजनीतिक कारण, जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं उन पे हम देखते हैं। रशिया यूक्रेन संघर्ष को मैंने इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया है, और
क्योंकि इसके माध्यम से यूरेशिया, यूरोप जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। नाटो की इसमें परोक्ष रूप से एंट्री के कारण पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप वो पहले से प्रभावित है। रशिया अपने आप में यूरेशिया, यूरोप और एशिया के भागों को जो है प्रभावित करता है। रशिया और चाइना का जो गठबंधन है वो एक बहुत बड़ी टेंशन वहां पर क्रिएट करता है। दूसरा, पश्चिमी देश और रूस के मध्य बढ़ता तनाव। पश्चिमी देशों के लिए हमने नाटो का संदर्भ यहाँ लिया। फिर अमेरिका और चीन का तनाव जो है ये लगातार चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि करेंसी वॉर के रूप में, ट्रेड वॉर के रूप में लगातार ये चल रहा था। अभी ताइवान को लेकर ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण रूप से, इंडो पैसिफिक कूटनीति को लेकर ये स्थिति लगातार जो है वो दिखाई दे रही है। और फिर मध्य पूर्व का संकट, मिडिल ईस्ट का संकट, जिसमें इजराइल का संदर्भ है, सीरिया का संदर्भ है, ईरान का संदर्भ है और यहाँ आतंकवादी संगठनों का प्रभाव है। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये बताती है कि यदि विश्व के किसी भी एक हिस्से में इस प्रकार का कोई स्पार्क प्रस्तुत हुआ और दूसरे हिस्सों से यदि उसको सपोर्ट या उसको प्रतिरोध मिला, तो विश्व के अधिकांश हिस्सों को जब युद्ध की ज्वाला अपने में समेट लेगी तो वो स्थिति विश्व युद्ध के रूप में प्रस्तुत हो जाएगी। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि इसमें यूरोप शामिल है और एशिया इसमें शामिल रहता है। तो जब दो इतने बड़े महाद्वीप शामिल होते हैं, फिर उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल होता है, तो जब इतने बड़े बड़े महाद्वीप और इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां शामिल हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वो विश्व युद्ध की ही स्थिति को प्रस्तुत करता है। फिर आर्थिक कारक है, मैं बता चुका हूं, वैश्विक व्यापार युद्ध, राष्ट्र जो है एक दूसरे के को व्यापार जो है की स्थिति में उनको प्रभावित करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने सुना कि टैरिफ वॉर जो है स्टार्ट हुआ है, जहां अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई कि जो देश उसके सामानों में जितना टैरिफ लगाता है, जितना शुल्क लगाता है, प्रशुल्क लगाता है, उतना ही प्रशुल्क हम भी उससे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वैश्विक जो व्यापार है, वैश्वीकरण की जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बाधित होंगी। आयात निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों में छटनी की स्थिति आ जाएगी, नौकरियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, वैश्विक मंदी जो है इससे उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण के विपरीत दिशा में, संरक्षणवाद की दिशा में ये जाना हो जाएगा। कुछ इसके अदर इफेक्ट भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर किन्हीं देशों के लिए कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर एक ग्लोबल लेवल की आज कर रहे हैं। और अन्य शक्तियों के मध्य, तो ये वैश्विक व्यापार युद्ध अमेरिका, चीन, यूरोप के मध्य चल रहा है। फिर इसके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस पर नियंत्रण की बात होती है, क्योंकि ऊर्जा जो है, एनर्जी सेक्टर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। मुझे याद पड़ता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट चर्चिल का आता है कि जो मध्य पूर्व के तेल के संदर्भ में, जो मिडिल ईस्ट के तेल के संदर्भ में, तो उनका स्टेटमेंट आता है कि तेल की एक एक बूंद जो है वो हमारे सिपाही के रक्त की एक एक बूंद के बराबर कीमती है। तो निश्चित रूप से एनर्जी का एक बड़ा रोल है आज की जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने में, चाहे वो तेल हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, चाहे एनर्जी के अन्य रिसोर्सेज हो, तो उन पर नियंत्रण को लेकर भी ये युद्ध अपना प्रभाव दिखा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये नई शक्तियों का उदय हुआ है, ये मैंने भी बताया आपको, नए गठबंधन वगैरह उनका उदय हुआ है, बहुपक्षीय व्यवस्था इसको हम बोलते हैं। वर्तमान तनाव, ये हमने बात कर ली, यूक्रेन युद्ध, ताइवान पर तनाव हुआ है। वन चाइना पॉलिसी का जो संदर्भ लिया जाता है, चीन का साम्यवादी चीन का कहना होता है कि भाई ताइवान जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं है, इसलिए कोई भी राष्ट्र उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम नहीं करेगा, और यदि वो कायम करता है तो मेरा प्रतिरोध झेलने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। और ये क्या करो, पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों यानी उधर जापान को, कोरिया को, मंगोलिया को और इधर आसियान कंट्रीज को जो है धमकी देकर रखता है या उनको डराकर रखने का प्रयास करता है और अपने विस्तारवाद को लगातार वो बढ़ाता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो चीन को कूटनीतिक रूप से घेरने के लिए वहां ताइवान के साथ जो है संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। सेमीकंडक्टर जो कि आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल है, हम ये कहना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर की स्थिति में ताइवान की जो स्थिति है तो उसको लेकर अमेरिका लगातार जो है ताइवान के साथ अच्छे संपर्क रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ ताइवान और चीन का जो संघर्ष है वो भी यहाँ वैश्विक शक्तियों को आमंत्रित करने का प्रयास करता है। साथ ही ये एरिया जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सामुद्रिक जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको भी संकट में डालने का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है। साथ ही मध्य पूर्व के संघर्ष, इसमें बात कर चुका अभी। मध्य पूर्व में अस्थिरता, ईरान और पश्चिमी देशों के मध्य तनाव लगातार चल रहा है। जैसे इजराइल और हमास का जब संघर्ष हुआ तो ईरान की तरफ से जो है लगातार इसमें बयानबाजी आई और लगातार जो है ईरान और इजराइल के मध्य का जो संघर्ष है, वैसे भी मिडिल ईस्ट में दो अलग अलग गुट हमेशा से बने रहे हैं। उनको लेकर हम आने वाली वीडियोस में बहुत जल्दी बात करेंगे उसके बारे में। वहाँ दो अलग अलग गुट हमेशा से बने रहे हैं, हालांकि गुटों में शिफ्टिंग चलती रहती है, ठीक है। तो वहाँ ईरान, सीरिया और रशिया का एक गठबंधन रहा हमेशा, सऊदी अरब और अमेरिका का एक वहाँ गठबंधन रहा है। हालांकि 2020 के अब्राहम अकॉर्ड की श्रृंखला और फिर I2U2 समझौता जो अमेरिका के पहल पर हुआ, तो वो एक प्रयास किए गए थे कि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम रहे। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है और उसमें अन्य राष्ट्रों की जो एंट्रियां हैं, वहाँ जो रिसोर्सेज पर प्रभुत्व पाने की जो एक आकांक्षा है, और इसके अलावा वहाँ के जो शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की जो चेष्टा है, वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ये सारे के सारे कारण जो है इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये तनाव निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विश्व में बढ़ेगा। अभी अमेरिका और ईरान के मध्य भी बयानबाजी काफी तीव्र चल रही है। 2015 का मुझे JCPOA जो एग्रीमेंट याद आता है, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहा गया था। यानी ईरान के साथ P5 यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 महाशक्तियां हैं
और जर्मनी, इनके द्वारा एक समझौता किया गया था जिसमें ईरान को कुछ शर्तों पर मान्य किया गया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वहां रोका गया था और ईरान की जो सहायता या ईरान का व्यापार वगैरह की निर्बाध आपूर्ति की बात थी। कालांतर में जो है इस समझौते से अमेरिका जब पीछे हटा और उसके बाद से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से वहां पर शुरू किया है, तो ये भी यहाँ पर इस समय विशेष रूप से चर्चित है। अमेरिका और ईरान में अभी हाल में बहुत ज्यादा बयानबाजी इस प्रकार की हो रही है, ये लगता है कि वहां कहीं ना कहीं किसी प्रकार की युद्ध की संघर्ष की तैयारियां हो रही हैं। फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, जैसे मैंने कहा क्वाड है, यहाँ पर क्वाड का संदर्भ है, मलाबार सैन्य अभ्यास आ जाता है, ऑकस गठबंधन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका की इस बात होती है। वैश्विक भूराजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। फिर प्रमुख संघर्ष और संभावित ट्रिगर, क्योंकि ट्रिगर का मतलब यहाँ इस बात से है कि जब संघर्ष चल रहे होते हैं तो कोई एक चिंगारी, जिसको हम बोलते हैं, एक चिंगारी भड़कती है तो उसके बाद जो है विकराल वो युद्धों का रूप लेता है। तो इसमें 3 हमने संकट बेसिक रूप से यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र इसमें हो सकते हैं। तो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष का गंभीर खतरा लगातार चल रहा है नाटो और रूस के मध्य, क्योंकि अगर यूक्रेन पराजित होता है, यदि इस संघर्ष में 3 साल से लगातार चल रहा है, अगर संघर्ष विराम हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, वो तो बेस्ट कंडीशन है, लेकिन यदि यूक्रेन पराजित हो जाता है तो निश्चित रूप से नाटो के जो राष्ट्र हैं जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से खतरा है। और रशिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि नाटो के अन्य सदस्य राष्ट्र जो हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के राष्ट्र हैं, वो जो 32 राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों को वो थ्रेटनिंग दे सकता है, उन राष्ट्रों पर भी वो अधिकार के लिए, उन राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लाने के लिए वो अपनी उस आक्रामक गतिविधि को आगे बढ़ा सकता है। पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य हस्तक्षेप की स्थिति निश्चित रूप से इसी का एक संदर्भ है। यूरोपीय महाद्वीप में अस्थिरता की स्थिति है इसके कारण से, और अभी अमेरिका के नए नेतृत्व ने चूंकि नाटो से, यूरोपीय संघ से जो है अपनी हिफाजत के लिए और अपने खर्चों को खुद ही वहन करने जैसे संदर्भ जो है प्रस्तुत किए हैं, तो वहाँ यूरोप में एक हलचल मची है। यूरोप जो है अपने लिए परमाणविक जो सुरक्षात्मक छतरी की बात करने लगा है, ठीक है। और यूरोप के जो बड़े राष्ट्र हैं, खासकर जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और फिर जो भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्र है जैसे पोलैंड है, ठीक है, स्वीडन है, ये जो कंट्रीज हैं, जब हम मैप देखेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेस का, तो ये बात हमें और ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से समझ में आएगी। तो ये एक ट्रिगर है। फिर परमाणु हथियार के उपयोग की धमकियां, जैसे मैंने बात कही। फिर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव है, ये तो कोविड के टाइम से चल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो होती है, आयात निर्यात जो है ठप हुआ है, या वस्तुओं के आवागमन में जो है बाधाएं प्रस्तुत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि इस दौर में हमने देखा बहुत सारे बंदरगाहों के उपयोग की, बहुत सारे गलियारों की बात होने लगी, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात होने लगी। इस समय इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे की बात होने लगी। लेकिन अगर युद्ध होता है तो वो गलियारे जो होते हैं उनका डेवलपमेंट भी ठप पड़ सकता है। उसके कारण वहां जो पैसा लग चुका है वो पैसा वहां वेस्ट हो सकता है, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो वहां रुक सकता है। तो ये एक ज्यादा जो है सीरियस कंडीशन को प्रस्तुत करता है। दूसरा, ताइवान की स्थिति, तो चीन और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इस क्षेत्र में सैन्य टकराव न केवल इंडो पैसिफिक, ये इंडो पैसिफिक याद रखिए, आने वाले दिनों में पेपर में पूछा जाएगा, इंडो पैसिफिक को अस्थिर कर सकता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। सेमीकंडक्टर, मैंने भी बात करी, उद्योग पर साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये किस कामों में आता है। सेमीकंडक्टर उद्योग पर निर्भरता वैश्विक तकनीकी संकट ला सकती है। क्वाड और ऑकस जैसे गठबंधनों की भूमिका महत्वपूर्ण। चीन का बढ़ता हुआ सैन्य अभ्यास और हवाई क्षेत्र उल्लंघन, दक्षिण चीन सागर का विवाद जो है, 9 डैश लाइन का जो विवाद है उसका, जहां उसने आसियान कंट्रीज पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक कृत्रिम सीमांकन उसने प्रस्तुत कर दिया, और जो समुद्री सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, अंक्लॉज जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उसके निर्णय को भी नहीं मानता है। तो ये एक अन्य ट्रिगर है। फिर मध्य पूर्व का संकट, जो मिडिल ईस्ट का संकट है, उसमें हम देखते हैं इजराइल और ईरान के बीच गहराते तनाव और प्रॉक्सी संघर्षों का जाल, प्रॉक्सी छद्म संघर्ष, यानी कि एक वही स्थिति की दूसरे देशों में तोड़फोड़ करना, राजनीतिक अस्थिरता फैलाना, आर्थिक संकट वहां क्रिएट करना, नागरिकों को परेशान करना, इस प्रकार की स्थितियां। तेल उत्पादक क्षेत्रों में आंशिक युद्ध का एक वैश्विक ऊर्जा संकट, ये मैंने बात करी। नौवहन सुरक्षा, तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी समूह की भूमिका, ये विद्रोही समूह, कुछ देशों के द्वारा इन्हें आतंकी संगठन कहा जाता है, तो इनका बड़ा प्रभाव लगातार जो है दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 वर्षों से वहां पर। हिजबुल्लाह को जो है ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में की पॉलिटिकल सिचुएशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ईरान के द्वारा समर्थित है। हमास और इजराइल का जो संघर्ष हुआ उसमें हमास को सपोर्ट करने का ईरान की तरफ से काफी सारे उसमें जो है वाक्य आए, काफी सारे बयान प्रस्तुत हुए। हूती विद्रोह, जो यमन की स्थिति है, यमन और सऊदी अरब का जो संदर्भ आ जाता है, तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स प्रकार की, जटिल प्रकार की भू राजनीतिक स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत होती है। बहुत सरल नहीं है, ये कठिन नहीं तो सरल भी नहीं, क्योंकि जटिल भू राजनीतिक गठबंधन यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, याद हो जाएंगी चीजें। फिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्षेत्रीय युद्ध में विस्तार हो रहा है, ये तो लगातार इतने वर्षों चल ही रहा है। फिर संभावित युद्ध क्षेत्र जो है ये इस प्रकार के हो सकते हैं अगर युद्ध होता है, जैसे यूरोप में रशिया बनाम नाटो यूक्रेन संकट। एशिया में अगर बात आती है तो भारत और चीन के मध्य भी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि सीमाओं पर लगातार जो है विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। 2017 का डोकलाम गतिरोध हो, चाहे 2020 का
से जो गलवान घाटी का विवाद है, या अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जो स्थितियां क्रिएट होती हैं, या नेपाल में जो है चाइना के द्वारा अपना लगातार प्रभाव बढ़ाया जा रहा है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है जिसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं और अफ्रीकन जो राष्ट्र है वहां पर वो सैन्य अड्डे अपने या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है वहां पर, या चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करके चीन पाक जो गठबंधन है, तो भारत और चीन के मध्य का जो तनाव है, यदि किसी प्रकार से विश्व युद्ध होता है तो हो सकता है कि ये तनाव भी वहां उस एक संघर्ष का स्वरूप वहां ले सकता है। फिर चीन और ताइवान की मैंने बात अभी करी, ये संघर्ष की। फिर भारत और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों के संदर्भ में कुलदीप नैयर साहब ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं। हमने लगातार शांति स्थापित करने के कई बार प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार के सैन्य तंत्र की प्रधानता रही है, जिस प्रकार धार्मिक कट्टरता रही है, राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता रही है, लगातार भारत के विरोध में बयानबाजी उनकी रहती है, कश्मीर का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दे, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का लगातार वो प्रयास करते हैं। सार्क के संगठन को निष्फल करने में पूरा उनके द्वारा प्रयास किया गया है। फिर आतंकवाद को बहुत संरक्षण या बहुत प्रोत्साहन देने का जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है, तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इन दोनों देशों के संबंधों के सामान्य होने में बड़ी बाधा प्रस्तुत करता है, और इसलिए अगर विश्व युद्ध होता है तो यहाँ ये एक संघर्ष भी यहाँ प्रस्तुत हो सकता है। फिर मिडिल ईस्ट के संदर्भ में ईरान इजराइल सीरिया संघर्ष है। अफ्रीका में संसाधनों को लेकर गृह युद्ध और आतंकवाद की स्थिति, वहाँ जो अपने बहुत सारे समूह बने हुए हैं, चाहे वो नाइजीरिया की स्थिति हो, सूडान की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति वहां पर ये एक आंतरिक संघर्ष प्रस्तुत हो सकता है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका चीन और नौसैनिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। फिर परमाणु हथियार, ये एक अनदर बड़ा जोखिम है कि विश्व में लगभग 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार इस समय उपलब्ध है, ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं। हो सकता है ज्यादा हो कम हो, लेकिन ये हमने भी जो है जो इंटरनेट पर जो रिपोर्ट्स होती हैं वहां से ये जानकारी एकत्रित की है। 12-13 हजार के आसपास, 13,000 प्लस हमने लिखा है लगभग ये। तो ये जखीरा है परमाणु हथियारों का। आप सोच सकते हैं एक भी परमाणु हथियार जो है बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है, अरबों लोगों के जीवन का खतरा है ऐसे में। और 9 देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न है, घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न है। ईरान भी लगातार अपने परमाणु कार्यक्रमों चला रहा है, हालांकि 9 देश में उसका नाम शामिल नहीं है। तो 9 देश में 5 तो वो हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, जिनको P5 या महाशक्तियां भी कहा जाता है, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, सामेदी चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। फिर भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है और उत्तरी कोरिया है। अब गठबंधन यदि बनते हैं, रशिया, चाइना और उत्तरी कोरिया का अगर गठबंधन बन जाता है तो ऐसी स्थिति तीनों कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन से जो है वो युक्त है। और फिर पाकिस्तान भी उस गठबंधन में यदि शामिल होता है चीन के और उत्तरी कोरिया के समर्थन से, तो वहां न्यूक्लियर वेपन का एक बड़ा खतरा प्रस्तुत होता है। तो ये एक बड़ी समस्या मूलक स्थिति है यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है। तो परमाणु युद्ध की स्थिति है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि व्यवस्था नष्ट हो सकती है, अरबों लोगों के जीवन का खतरा है इसमें। फिर प्रयास कुछ इस प्रकार के कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन या द्विपक्षीय कूटनीति, बहुपक्षीय कूटनीति, उनका भी कुछ महत्व होगा क्या? तो सबसे पहली हमारी नजर यूएन पर ही जाती है, क्योंकि यूएन एक अघोषित ग्लोबल गवर्नमेंट के रूप में कार्य करता है। 193 सदस्य राष्ट्र उसमें है। हालांकि अभी पिछले जब 80 वर्षों का इतिहास हम देखते हैं यूएन का, तो उपलब्धियां तो हैं उसकी, लेकिन विफलताएं भी बहुत ज्यादा हैं। लगातार शीत युद्ध के 45 साल रहे, वहां यूएन कई बार असफल रहा, बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। फिर लगातार अभी जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल मध्य पूर्व में जो संघर्ष अस्थिरता चल रही है, प्रस्ताव पारित करता है, एक प्रकार के नैतिक आवाज जो बन जाते हैं, बाध्यकारिताओं नहीं लेते हैं, तो ये एक समस्या है। फिर भी यूएन से एक अपेक्षा रहेगी, तो विश्व शांति स्थापित करने, बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाता है। हालांकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के प्रयोग से इसकी प्रभावशीलता अक्सर बाधित होती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अधिक प्रतिनिधित्व वाले संगठन के रूप में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। ये एक अनदर क्वेश्चन है कि यूएन में सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्य राष्ट्रों, अस्थायी सदस्य राष्ट्रों संख्या, इनके प्रतिनिधित्व को संतुलित बनाने, वीटो के प्रयोग को सही करने, इसके संबंध में सुधार की आवश्यकता है। फिर नाटो जो है उसकी क्या रोल होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप में दोनों विश्व जो है उनकी भूमि यूरोप रहा है, तो हो सकता है कि तीसरे विश्व की भी भूमि यूरोप हो। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मिडिल ईस्ट या हिंद प्रशांत क्षेत्र भी एक ट्रिगर है, वहां भी ये विश्व युद्ध जो है भड़क सकता है। तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है गठबंधन। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है एक सबके लिए, सब एक के लिए। नाटो किसी भी एक सदस्य राष्ट्र पर यदि हमला होता है तो इसके नाटो का चार्टर का अनुच्छेद 5 जो इसकी मूल आत्मा कहा जाता है, उसमें नाटो के सभी सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र की हेल्प के लिए सैनिक जो है अपना प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे। तो ये गठबंधन पश्चिमी शक्तियों का प्रमुख संगठन है। पूर्वी यूरोप में निरंतर इसका विस्तार हुआ। रशिया का जब विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ जब 91 में, उसके बाद पूर्वी यूरोप की तरफ भी जो कभी सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे, वहां कल वाली क्लास आप देखिएगा कोल्ड वॉर, उसमें इसकी मैंने मैप दिखाया था। उसके साथ गंभीर भू राजनीतिक तनाव इसने उत्पन्न किया। सैन्य अभ्यास, शक्ति प्रदर्शन द्वारा ये युद्ध को भड़का सकता है। फिर शंघाई सहयोग संगठन, ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। मैंने जैसे कहा मध्य एशिया की कंट्रीज, रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तो ये दक्षिण एशिया भी इसमें शामिल हो गया। मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो राष्ट्र हैं। फिर यूरेशिया से रशिया इसमें आ गया, एशिया से चाइना इसमें आ गया, दक्षिण एशिया से भारत और पाकिस्तान इसमें आ गया, और पश्चिमी एशिया से इसमें ईरान शामिल हो गया। और जो अमेरिका है वो इसे अपने विरुद्ध एक गठबंधन के रूप में भी मानता है, क्योंकि इसमें अमेरिका की उपस्थिति नहीं है। तो एशिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो इस संगठन की भूमिका भी देखने को होगी, क्योंकि चीन और रूस का एक गठबंधन है यहाँ पर।
और मध्य एशिया में सुरक्षा सहयोग के माध्यम से पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करने का प्रयास करता है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक है। फिर अब बात आती है कि भारत की भूमिका, यदि इस प्रकार का विश्व युद्ध होता है तो भारत की भूमिका किस प्रकार की रहेगी। हम लगातार जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों की वैसे तो पिछले 75-80 वर्षों से भारत ने लगातार अपनी विदेश नीति को मजबूत किया है। भारत की विदेश नीति की विश्व भर में जो है महत्ता स्थापित रही है, चाहे वो तीसरे विश्व को नेतृत्व देने की बात हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात हो, परमाणु निशस्त्रीकरण का संदर्भ हो, महाशक्तियों के मध्य संतुलन बनाए रखने की बात हो, चाहे उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध करने की बात हो, चाहे मानवता के नाम पर विश्व में सहायता पहुंचाने की बात हो। लेकिन अभी 10 वर्षों से भारत की विदेश नीति और कई सारे चेंजेस आए। प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसीज को कहा गया, हमने विश्व भर में अपना प्रभाव और अपनी कूटनीति के कई सारे आयाम जो है डेवलप किए हैं। तो यहाँ जो है रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संभावित तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर सकता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे सदाबहार संबंध है, हमारा परम मित्रों में रशिया की गणना होती है। वहीं अमेरिका के साथ लगातार हमारे सामरिक गठबंधन विकसित हो रहे हैं। इंडो पैसिफिक कूटनीति जो अमेरिका की, उसमें केंद्र में भारत ही आता है और चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है अमेरिका। क्वाड में हम उसके साथ हैं, लिमोआ, बेका, कॉमकासा, ये हमारे जो है समझौते अमेरिका के साथ हुए हैं। तो और फिर I2U2 जो मध्य पूर्व में संतुलन बनाए रखने के लिए जो गठबंधन उसने प्रस्तुत किया, इंडिया, इजराइल, UAE और US के रूप में, उसमें भारत को उसने शामिल किया। भारत अमेरिका के मध्य 2+2 डायलॉग जो है होते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के भाग लिया करते हैं। तो यहाँ हम एक संतुलनकारी दृष्टिकोण निभा सकते हैं। अपनी रणनीतिक स्थिति, क्योंकि हमने रणनीतिक स्वायत्ता का परिचय दिया, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ अभी और तमाम प्रतिबंध रशिया पर लगे, लेकिन हमने रशिया के साथ अपने व्यापार को, अपने सैन्य समझौतों को बरकरार रखा। अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, UN के मंच पर जब प्रस्ताव आते हैं तो वहां किस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करनी है, किसके विपक्ष में, या कब जो है अनुपस्थित रहना है, ये हम खुद अब तय करते हैं। हमारी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता इसको बोला जाता है। तो हम हो सकता है कि यहाँ हमारी अपनी सैन्य क्षमता के कारण भारत स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, गुटनिरपेक्षता नीति, जो आज ग्लोबल साउथ के रूप में तीसरे विश्व का नेतृत्व करती है, विश्व के लगभग 120+ राष्ट्रों का जो है हम समर्थन हासिल करते हैं। परमाणु क्षमता, हमारी परमाणु शक्ति के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का जो बढ़ता हुआ आकार है, हमने अपने घरेलू उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया जो अभियान है और हमारी जो स्मार्ट सिटी परियोजनाएं हैं, हमारे जो परमाणु क्लीन एनर्जी के जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे सौर ऊर्जा गठबंधन की जो बातें हैं, उनके माध्यम से लगातार हम अपना प्रभाव, अपना विस्तार लगातार कर रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक कूटनीति का हमने जो है प्रदर्शन किया है लगातार। तो किसी भी वैश्विक संघर्ष में भारत एक निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। हालांकि भारत की कूटनीतिक पहल मुख्य रूप से शांति और सहयोग की दिशा में ही केंद्रित रही है। बिल्कुल, ये हमारा एक मुख्य फोकस रहा है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। हम चाहते हैं कि शांति स्थापित रहे, क्योंकि हमें मानते हैं कि हमारे सभी जो विदेश नीति के निर्धारक, हमारा पूरा का पूरा इतिहास, संस्कृति मानती है कि दुनिया जो है वो युद्ध के द्वारा नहीं जीती जाती है, बल्कि शांति, अहिंसा के जो संदेश हैं, महात्मा बुद्ध के जो संदेश रहे हैं, ये कहा जाता है भाई दुनिया युद्ध ने नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध ने जीती है। ठीक है, तो उनके जो महात्मा बुद्ध के शांति और अहिंसा के जो उपदेश हैं वो विश्व भर में फैलें और एक विश्व में शांति स्थापित रहे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक जो वीडियो लगभग 30 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, कैसे कैसे गठबंधन क्रिएट हो सकते हैं और भारत की उसमें कैसी भूमिका हो सकती है, इस पर एक चर्चा करने का मैंने प्रयास किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैं कहना चाहूंगा, कामना यही रहेगी कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो रियलिटी का रूप ना ले, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो बहुत कुछ खतरा दुनिया के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में और पूरी मानवता के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। तो हमें यही कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि राष्ट्र जो है वो संतुलित दृष्टिकोण अपनाए और विश्व युद्ध की स्थिति क्रिएट ना हो, एक शांति का वातावरण कायम रहे, प्रगति रहे, डेवलपमेंट रहे, नौकरियां मिले और जो है व्यापार बढ़े, सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे। तो इसी कामना के साथ मैं कल मिलता हूं आपसे, एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, शांति फैलाने में, शांति बनाए रखने में, शांति बढ़ाए रखने में अपनी जो भी भूमिका हो सकती है हमारी, उस भूमिका को हम निरंतर विस्तारित करें, ज्ञान अर्जन करें और नौकरी प्राप्त करने का। नमस्कार, धन्यवाद।